हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिमांड स्टार्ट करने वाले हैं। ये डिमांड का पहला वीडियो है। उसके बाद सेकेंड वीडियो में भी ये चैप्टर कवर हो जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ना बने एक चैप्टर का, ताकि वो ज़्यादा लेंदी ना हो, है ना। दो वीडियो मतलब मैक्स हम लोग एक चैप्टर का कर लेंगे। आज हम लोग डिमांड स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर 3 है हमारा। ऊपर में चैप्टर 2 मेंशन मिसप्रिंट हो गया था। चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट करते हैं डिमांड। आखिर डिमांड क्या है। लास्ट चैप्टर में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। डिमांड ऐसे तो जनरल लाइफ में हम लोग बहुत बार ये वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक के टर्म्स में डिमांड आखिर क्या है ये देखते हैं। ये तीन टर्म्स है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जैसे डिजायर, वांट एंड डिमांड। तीनों को बहुत जगह इंटरचेंजली भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। क्या है ये देखते हैं। डिजायर इज मेयर विश। डिजायर बस एक ख्वाहिश है, ठीक है। एक ख्वाहिश, जैसे मुझे आइलैंड परचेज करना है, एक ख्वाहिश है ना। मुझे एक यॉट परचेज करने हैं, मेरा अपना पेंट हाउस हो। इससे जो डिजायर होता है, तो डिजायर का पैसों से कोई लेना देना नहीं, ये बस ख्वाहिश है, ठीक है। आपके पास पैसे हैं नहीं है उससे मतलब नहीं है, ये आपका डिजायर हो जाएगा। नेक्स्ट वांट। वांट किसे कहते हैं। अ डिजायर बिकम्स अ वांट इफ इट इज सपोर्टेड बाय द एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। सो अब जब आपके पास उस पैसे को पे करने के लिए एबिलिटी है और विलिंगनेस भी है, आप खर्च भी करना चाह रहे हो, तो वही डिजायर वांट बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक भिखारी अगर सोच रहा है क्या कि फरारी में घूमे, ठीक है। मान लेते हैं उसने अब कोई लॉटरी परचेस किया और लॉटरी में लग गया है फरारी। अमाउंट टू पे, विलिंग टू पे, या उसके पास उतने पैसे आ गए, है ना। लॉटरी में अगर पैसे ही उतने आ गए, एबिलिटी टू पे आ गया और वो खर्च भी करना चाह रहा है, तो उसका जो डिजायर था वो वांट बन जाएगा। अब वांट डिमांड कैसे बनेगा। डिमांड इज एक्सटेंशन ऑफ वांट एज इट हैज टू मोर कैरेक्टरिस्टिक। इसमें इसके दो और कैरेक्टरिस्टिक जुड़ गए कि डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू प्राइस। डिमांड हमेशा प्राइस के रेफरेंस में ही होगा कि अगर हम इतना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो कितना प्राइस है ना। इतना प्राइस है तो कितना खरीदेंगे, इतना प्राइस है तो कितना खरीदेंगे। और डिमांड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का ही बात किया जाता है डिमांड के लिए, ठीक है। डिमांड जब भी, अब जैसे ये पेन है तो इस पेन का डिमांड क्या है मार्केट में, ठीक है। ये डिमांड का मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो ही डिमांड हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा है कि प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो हमेशा फ्लक्चुएट भी करते रहता है। तो आज से, अब जैसे आज इसका डिमांड ज्यादा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ज्यादा होगा। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग बात करेंगे डिमांड का, और इकोनॉमिक पर्पज से। नेक्स्ट है, अगर हम डिमांड को सम अप करते हैं इस पूरे डेफिनेशन को, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें सबसे पहला जो आया है इस डेफिनेशन में चार एलिमेंट्स हैं। दैट इज, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, यानी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जैसे कमोडिटी ये पेन हो गया, और क्वांटिटी क्या हो गया, ये 2 पेन, 4 पेन, 5 पेन। तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है ना, एक कमोडिटी का अलग अलग क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। सेकंड क्या है, विलिंग होना चाहिए, उस पर्सन का विलिंगनेस बहुत जरूरी है। विलिंग होना चाहिए, इसको वो विलिंग एंड एबल दोनों चीजें। विलिंग एंड एबल, एक तो विलिंग भी, उसका इच्छा भी होना चाहिए, और दूसरा एबिलिटी भी होना चाहिए। एबिलिटी का मतलब उतना पैसे पे करने के लायक भी होना चाहिए वो। एट ईच पॉसिबल प्राइस, है ना, एट ईच पॉसिबल प्राइस, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी अलग अलग जो इसका प्राइस हो सकता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। दैट इज नोन एज डिमांड। अब डिमांड में एक टर्म बहुत बार आएगा आपका, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या बोला गया, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस। यानी दो चीजें आई इसमें, स्पेसिफिक क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अब जैसे
स्पेसिफिक क्वांटिटी, ये पेन है, ये कॉमोडिटी है, ठीक है। अब इस पेन का क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी, जैसे मैं 2 परचेज करना चाहता हूँ एट अ पर्टिकुलर प्राइस, सो एट ₹100, ठीक है। 100 रुपीज में 2 परचेज करना चाहता हूँ, तो अब ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर प्राइस भी डिटरमाइन हो गया, ये 100, और क्वांटिटी डिटरमाइन हो गया 2। सो एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी जितना परचेज किया जाएगा, दैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। और डिमांड क्या हो जाता है कि हर एक पॉसिबल प्राइस पे, अलग अलग प्राइस पे, जैसे 100 रुपए पे, है ना, 150 रुपए पे, 200 रुपए पे, 250 रुपए पे, कितना कितना क्वांटिटी परचेज करना चाह रहे हैं, जैसे 100 पे 2, है ना, 150 पे 3, इस तरीके से, या 150 पे 1, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। सो वो हो जाएगा डिमांड, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांड एक पर्टिकुलर। चलो, और डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच में डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो डिमांड, इट इज बेस्ड ऑन डिजायर ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज कैपेबिलिटी टू अफोर्ड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। सो ये तो हमने ऊपर में ही देखा, ये क्या है, डिजायर के साथ साथ कैपेबिलिटी को भी ऐड किया जाएगा, और डिमांड में 2 फीचर और आ जाते हैं, प्राइस भी आएंगे और टाइम भी आएगा। It refers to specific quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at a specific price quoted. So ये तो हमने देख लिया ना कि इसमें अलग अलग जो हमारा क्या है, प्राइस होगा और कितना क्वांटिटी उस प्राइस पे हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांडेड हो जाता है। It includes record for all quantities that a consumer is desired to purchase at different prices. अलग अलग प्राइसेस पे जब परचेज करने चाहेंगे तो डिमांड, और एक पर्टिकुलर प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी जब परचेज करना चाहेंगे वो क्वांटिटी डिमांडेड। फिर क्या है, चेंज इन डिमांड कैन अकर ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो डिमांड में चेंज कब कब आ सकता है, किस किस वजहों से आ सकता है, सो जब क्या हो, प्राइस को छोड़ के बाकी सभी फैक्टर्स अगर चेंज हो रहे हैं, अभी हम लोग फैक्टर्स भी देखेंगे। सो प्राइस को छोड़ के बाकी सभी फैक्टर्स के वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहा है, यानी डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, वो डिमांड हो गया। और वहीं क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज फॉर द कमोडिटी टेक प्लेस ड्यू टू प्राइस ओनली। तो प्राइस के वजह से सिर्फ उसका अगर डिमांड अगर चेंज होता है, सो दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। वही है, चेंज इन डिमांड विल मेक द रिस्पेक्टिव शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब ये सभी क्या है, ये आगे भी हम लोग देखेंगे। सो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, सो डिमांड कर्व यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है कि मूवमेंट होगा डिमांड कर्व का। अब डिमांड कर्व क्या होता है ये आगे भी हम लोग देख लेंगे, सो उस टाइम भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को। नाउ डिमांड कितने तरह का होता है, सो डिमांड 2 तरीके का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा मार्केट डिमांड। सो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या है, देखो डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। Individual demand refers to quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. Individual demand का मतलब कि एक कंज्यूमर, है ना, एक कंज्यूमर कितना वो विलिंग है और एबल है कमोडिटी को परचेज करने के लिए अलग अलग पॉसिबल प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो हो गया इंडिविजुअल डिमांड। वहीं पे मार्केट डिमांड क्या हो गया, इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। देखो कमोडिटी एक ही है, कमोडिटी ज्यादा नहीं है, जैसे कमोडिटी अगर हम पेन ले रहे हैं तो पेन ही है ना, पेंसिल, मार्कर, ये सभी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेन है, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का अलग अलग क्वांटिटी जो कंज्यूमर, यहाँ पे ऑल कंज्यूमर्स का बात किया गया, हर एक कंज्यूमर जो परचेज करना चाह रहा है, आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सो वो मार्केट डिमांड होगा। इंडिविजुअल डिमांड में एक कंज्यूमर का इच्छा, और मार्केट डिमांड में सभी कंज्यूमर का यहाँ पे विलिंगनेस एंड एबिलिटी, ठीक है, ये हमारा मार्केट डिमांड हो गया। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स, तो दोनों का डिटर्मिनेंट्स हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड में किन किन चीजों से चेंजेस आएगा, या इसको हम लोग फैक्टर्स भी समझ सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। एक कमोडिटी का जो डिमांड है वो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तो उसका प्राइस, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। सो उसका प्राइस से सबसे पहला अफेक्टेड होगा। जैसे ये एक कमोडिटी है हमारे पास, कोका कोला एक कमोडिटी है, ठीक है। अब इस कमोडिटी का प्राइस से डिमांड अफेक्ट होगा, जैसे अगर ये ज्यादा महंगा हो गया तो कम लोग परचेस करेंगे इसको, है ना, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये महंगा होगा तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये सस्ता हो गया, है ना, इसका प्राइस अगर कम हो गया
तो फिर क्या हो जाएगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगा। सो प्राइस से इफेक्ट हो रहा है ना, डिमांड चेंज कैसे हो रहा है। सो एक कमोडिटी का जो डिमांड है उसके प्राइस से इफेक्ट होता है, कि कितना उसका डिमांड होगा वो प्राइस से मेनली हमारा डिटरमाइन किया जाएगा। जनरली देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप, यानी अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है ना, और अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है ना, तो इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिला। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो अभी हमने देखा कि अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या हो गया कि प्राइस के वजह से अगर कमोडिटी का डिमांड चेंज हो रहा है, सिर्फ प्राइस के वजह से उसका डिमांड में चेंजेस आ रहा है, यानी कि बढ़ रहा है या घट रहा है, वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। और चेंज इन डिमांड, प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे उसके वजह से अगर कोई चेंज आ रहा है डिमांड में, सो वो चेंज इन डिमांड कहलाएगा। अब अदर फैक्टर्स क्या क्या है, पहला तो हमने पढ़ लिया प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। जो भी कमोडिटी, गिवन कमोडिटी का मतलब जिस कमोडिटी का भी डिमांड का बात कर रहे हैं, जैसे पेन था तो पेन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हो गया। सो यहाँ पे रिलेटेड गुड्स दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, देखो डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। चलो एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब एक के बदले में जहां हम दूसरा गुड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अगर एक नहीं अवेलेबल है तो दूसरा का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जैसे कॉफी अवेलेबल नहीं है तो टी का इस्तेमाल कर लिए, टी अवेलेबल नहीं है तो कॉफी का इस्तेमाल कर लिए, तो ये दोनों गुड्स क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो दोनों गुड्स एक साथ यूज होते हैं, ठीक है। जैसे चाय और चीनी, है ना, टी एंड शुगर, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एक दूसरे के बिना नहीं होगा। जैसे पेन और इंक, ठीक है, तो इसमें जो इंक होगा और ये पेन है, दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा, ठीक है। वहीं पे पेन और पेंसिल, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि गिवन गुड्स, यानी सबसे पहला जिस गुड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर हम लोग टी का बात करते हैं तो इसका सब्स्टिट्यूट हो गया कॉफी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा है कि अगर रिलेटेड, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ जाए, बताओ इसके टी के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। अगर कॉफी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो टी के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि हम लोग इसका डिमांड अभी समझ रहे हैं, ठीक है, टी के डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। सो टी का डिमांड किसके वजह से अफेक्ट हो रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसमें भी कौन सा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यहाँ पे कॉफी है, और कॉफी का अगर प्राइस अगर बढ़ गया है तो टी के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा टी का डिमांड या घट जाएगा, तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉफी अगर महंगा हो गया है तो लोग टी के तरफ जाएंगे। आप कोई भी तरह का सब्स्टिट्यूट गुड्स अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि टी और कॉफी ही आप लो, बहुत लोगों का टी और कॉफी इमोशंस के साथ जुड़ा होता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वो कंट्रोवर्सी नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिंपली आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या हो गया कि अगर कॉफी अगर महंगा हो गया तो टी का डिमांड क्या हो गया, टी का डिमांड बढ़ गया, टी का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। सो देयर देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ द गिवन गुड्स, ठीक है। सो यहाँ पे किसके किसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में और जो मेन गुड्स है उसका डिमांड। सो यहाँ पे आप देख रहे हो डायरेक्ट रिलेशनशिप, दोनों बढ़ रहा है, यानी कि एक जगह पे यहाँ पे क्या है, प्राइस, यहाँ पे प्राइस, अगर प्राइस बढ़ जाता है किसका, कॉफी का, तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं उल्टा अगर कर ले यहाँ पे कि अगर कॉफी का अगर प्राइस अगर घट जाता है एज कंपेयर्ड टू टी, तो कॉफी का अगर प्राइस घट जाता है एज कंपेयर्ड टू टी, तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कॉफी सस्ता हो गया तो लोग टी के तरफ नहीं जाएंगे, सॉरी कॉफी यहाँ पे अगर क्या हो गया, कॉफी का प्राइस अगर सस्ता हो गया तो लोग टी का डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। कॉफी अगर सस्ता हो गया तो टी का डिमांड कम हो जाएगा। सो देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द डिमांड ऑफ मेन गुड्स, ठीक है। अब मेन गुड्स हमारे यहाँ टी है। उसी तरह से यहाँ पे देखो
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और मेन गुड्स के प्राइस और डिमांड में क्या डिफरेंस है? सो पहले हम लोग इसका प्राइस और इसका, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सो इसका प्राइस और इसका डिमांड के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सो अगर टी का प्राइस अगर अगर यहाँ पे शुगर जो है, शुगर का अगर प्राइस अगर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो टी का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? सो देखो, अगर शुगर यानी चीनी का प्राइस अगर बढ़ जा रहा है, महंगा हो जा रहा है, तो चीनी यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है टी में भी, चाय में भी चीनी का इस्तेमाल होता है, तो टी का भी प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो टी का फिर डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी चीनी महंगा होने की वजह से टी का डिमांड क्या हो गया, घट गया। क्यों घटा? तो अगर चीनी महंगा हुआ तो चाय भी महंगा हो जाएगा, चाय महंगा होगा तो चाय का डिमांड कम हो जाएगा। इसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। यानी लॉ ऑफ डिमांड जनरल हमारा डिमांड का रूल है, जिसमें क्या हो जाता है कि क्वांटिटी का जो प्राइस है ना, और जो डिमांड है वो इनवर्स रिलेशनशिप का होता है, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो यहाँ पे आप देखो क्या हो गया, अगर चीनी महंगा हो गया तो चाय भी महंगा हो जाएगा, चाय महंगा हो गया तो चाय का डिमांड घट जाएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल इसमें दूसरा ले लो कि अगर चीनी अगर सस्ता हो गया, बताओ चीनी अगर सस्ता हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा कि चाय भी सस्ता हो जाएगा और चाय का जो डिमांड है वो फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में और मेन गुड्स के डिमांड में, है ना, मेन गुड्स के डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप दिखा। ऊपर में डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा था सब्स्टिट्यूट वाले में, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स रिलेशनशिप दिखा, है ना, कि प्राइस अगर घट रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का तो डिमांड बढ़ जा रहा है ना, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड घट जा रहा है। इनवर्स रिलेशनशिप, वहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप था सब्स्टिट्यूट गुड्स में। सो ये हमने देखा, और इसी बात को यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट में मेंशन कर दिया है मैंने। आप इसको पढ़ भी लो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, इसी बात को हमने एक्सप्लेन किया। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो है जिसके वजह से डिमांड अफेक्ट होता है, वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। सो इनकम ऑफ कंज्यूमर के वजह से भी डिमांड चेंजेस होता है, डिमांड में चेंजेस होता है। इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। तो डिमांड फॉर अ commodity is also affected by income of consumer. However, effect of change in income on demand depends on the nature of commodity under consideration. In the given commodity is normal goods, then increase in income leads to rise in its demand, while decrease in income reduces the demand. चलो यहाँ पे क्या बोला गया, अब दो तरह के गुड्स को बांट दिया गया है, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। देखो, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स इनकम से डिटरमाइन होता है। अगर किसी भी गुड्स को हम लोग नॉर्मल भी मान सकते हैं, इंफीरियर भी मान सकते हैं, यानी एक के लिए वो नॉर्मल होगा तो दूसरे के लिए इंफीरियर होगा। और ये है क्या और कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलो अब एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, अब जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल का बेस आप लोग समझ लो। अगर आप पटना में रहते हो तो आप इस मिल्क से आप इस मिल्क के ब्रांड को आप जान रहे होगे, सुधा मिल्क, ठीक है। अब इसमें आप देखो क्या है कि सुधा मिल्क में ना 4 तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट आते हैं। एक हो गया, इसको कहा जाता है सुधा स्मार्ट, जिसका प्राइस सबसे कम होता है। फिर उसके बाद ये है सुधा हेल्दी, ठीक है, ये है शक्ति, और ये है गोल्ड, है ना। सो क्रीम वाइज और टोन्ड मिल्क के अकॉर्डिंग इसे बांटा गया है। ये 4 तरह के मेनली हमारे पास अभी प्रोडक्ट हैं। एक हो गया सुधा स्मार्ट, हेल्दी, फिर ये शक्ति और ये गोल्ड। तो जिस जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से प्राइसिंग भी है। सबसे सस्ता ये है ना, 45 रुपीज के अप्रॉक्स में आ जाता है, ये 49 रुपीज के अप्रॉक्स में आता है, ये 52 या 54 रुपीज के अप्रॉक्स में आता है, और ये 60 रुपीज या 62 रुपीज के अप्रॉक्स में आता है। तो सबसे महंगा गोल्ड हुआ और सबसे सस्ता जो हो गया स्मार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक प्रोडक्ट का पहले बात कर लेते हैं, जैसे सुधा शक्ति का बात करते हैं। तो अगर कंज्यूमर का इनकम कम है, तो जैसे मान लेते हैं ये प्रोडक्ट वो ले रहा है, अभी उसके पास ज्यादा इनकम नहीं है, सो ये सुधा स्मार्ट ले रहा है। सो अगर उसका इनकम अगर बढ़ रहा है ना, इनकम अगर बढ़ रहा है तो वो किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ, इस तरफ। तो अगर हम लोग सुधा मिल्क को नॉर्मल गुड्स अगर मानते हैं, सो यहाँ पे क्या, इन द गिवन कमोडिटी इज नॉर्मल गुड्स, देन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू राइज इन इट्स डिमांड,
while decrease in income reduces the demand। तो जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ा तो वो ज्यादा परचेस करने लगा सुधा मिल्क। कौन सा? शक्ति, है ना, वो शक्ति ज्यादा परचेस करने लगा। और अगर डिमांड, अगर प्राइस, उसका इनकम कम हो गया तो वो फिर स्मार्ट परचेस करने लगा या हेल्दी परचेस करने लगा। सो नॉर्मल गुड्स क्या हुआ? नॉर्मल गुड्स का मतलब यहाँ पे आप देखो कि अगर उसका इनकम एक पर्टिकुलर लेवल पे है, अगर वो ये कंज्यूम कर रहा है, सो ये उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। जब इनकम बढ़ रहा है और इसका इनकम बढ़ने की वजह से इसका डिमांड बढ़ा दे तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा? नॉर्मल गुड्स हो जाएगा। और उसी टाइम पे ये इंफीरियर हो जाएगा। यानी इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या कि इनकम बढ़ने की वजह से जिस प्रोडक्ट का, जिस गुड्स का डिमांड घट जाता है वो उसके लिए इंफीरियर हो जाता है। और इनकम बढ़ने की वजह से जिसका डिमांड बढ़ जाता है वो नॉर्मल गुड्स हो जाता है। सो ये टाइम टू टाइम का बात है। अगर किसी पर्सन का इनकम है और वो शक्ति अगर परचेज कर रहा है, ठीक है, शक्ति अगर परचेज कर रहा है, ठीक है, अब इनकम बढ़ा तो वो फिर गोल्ड परचेज करने लगेगा। तो उसके लिए गोल्ड जो हो गया वो नॉर्मल गुड हो गया, और ये जो हो गया शक्ति जो हो गया इंफीरियर गुड्स हो गया। सो देखो, एक कंज्यूमर के लिए सेम गुड इंफीरियर हो सकता है और वो दूसरे कंज्यूमर के लिए वो नॉर्मल गुड्स भी हो सकता है ना। जैसे अगर कोई कंज्यूमर ये वाला परचेस कर रहा था, ठीक है, ये परचेस कर रहा था, अब उसका इनकम बढ़ा तो वो ये परचेस करने लगा, तो उसके लिए ये इंफीरियर हो गया और ये नॉर्मल हो गया। लेकिन दूसरा कंज्यूमर का इनकम जितना था वो अभी शक्ति परचेस कर रहा था, और फिर उसका इनकम जैसे ही बढ़ा वो गोल्ड की तरफ मूव कर गया, तो गोल्ड उसके लिए नॉर्मल हो गया और शक्ति इंफीरियर हो गया। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर वैरी करता है कि आपका इनकम क्या है। सो इनकम चेंज होने के वजह से प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ता या घटता है। ठीक है, ये हमने देखा इस पूरे प्रेजेंटेशन। अब आगे देखते हैं और क्या क्या है जिसके वजह से कंज्यूमर का जो डिमांड है वो वैरी करता है। सो अब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है? कंज्यूमर का जिस तरह का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, जो कमोडिटीज उसे अच्छी लग रही है, जो फैशन में है, जो ट्रेंड में है, उसे वो परचेस करना चाहेगा, है ना। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी डिमांड चेंज होता है। कंज्यूमर आज अगर चाह रहा है कि व्हाइट स्नीकर परचेस करे, उसका प्रेफरेंस व्हाइट स्नीकर है, तो व्हाइट स्नीकर का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। अगर कंज्यूमर कुछ समय के बाद अगर चाह रहा है कि ब्राउन स्नीकर, यानी कि उसका पैटर्न चेंज हो गया, है ना, वो ब्राउन स्नीकर की तरफ मूव कर गया, तो उसका डिमांड अगर वो है, फैशन वो चल रहा है, तो फिर ब्राउन का बढ़ जाएगा डिमांड और व्हाइट का घट जाएगा। इसी तरह से टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ते घटते रहता है। दे इंक्लूड चेंज इन फैशन। सो इसमें क्या क्या आएगा? फैशन चेंज हो जाए तो फैशन चेंज होने की वजह से भी डिमांड क्या हो जाता है? चेंज होता है, बढ़ता है या घटता है। कस्टम, है ना, कस्टम जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन चेंज हो या ट्रेडिशन वही हो, कि जैसे आप देखोगे कि फेस्टिवल सीजन्स में जो एथनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, एथनिक जो क्लोथ्स होते हैं, उसका डिमांड बढ़ जाता है ना। हैबिट के अकॉर्डिंग भी क्या होता है? प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है या घटता है। अगर लोगों का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हैबिट बन चुका है, सो उसी का डिमांड वो ज्यादा करेगा, चाहे कोई भी प्रोडक्ट आ जाए मार्केट में, उससे उसको मतलब नहीं। जैसे मान लेते हैं आप टूथपेस्ट परचेज कर रहे हो और कोलगेट यूज करते हो, सो कोलगेट में आपका ये हैबिट बना हुआ है, कोलगेट ही आपको पसंद है, सूट करता है, और कोई पसंद नहीं। अब कितना भी अच्छा कोई आ जा रहा है तो आप उसके तरफ मूव नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी हमारा डिमांड वैरी करता है। ठीक है, कमोडिटी का प्राइस, कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, अब यहाँ पे है एक एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन किस चीज का है? कि प्राइस अगर क्या हो रहा है, फ्यूचर में बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आज मुझे पता चला कि इस पेन का फ्यूचर में 20 रुपया प्राइस बढ़ जाएगा या 50 रुपया बढ़ जाएगा, सो आज ही हम यहाँ पे 2 प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे। यानी आज इसका डिमांड बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक आशा है, एक एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है। सो आज इसका डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ऐसा अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसका जो डिमांड है आज ही बढ़ जाता है। सो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड का डिटर्मिनेंट्स। सो इंडिविजुअल डिमांड्स को जोड़ के ही मार्केट डिमांड बनता है। एक कंज्यूमर चाह रहा है तो इंडिविजुअल डिमांड, और सभी कंज्यूमर चाह रहे हैं तो मार्केट डिमांड। सो दोनों को जोड़ के ही बना। सो इंडिविजुअल डिमांड में जितने फैक्टर्स थे वो तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे मार्केट डिमांड में। मार्केट डिमांड में और 3 फैक्टर्स आ गए, जैसे साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन कितना है, उसका साइज क्या है ना, उसमें कितने तरह के लोग हैं,
उस पर भी डिमांड वेरी करता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है सो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन अगर कम है, कॉम्पोजिशन कम है, तो डिमांड घट जाएगा। ठीक है, मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी अफेक्टेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो साइज और कॉम्पोजिशन का हमने बात किया। अब जैसे कॉम्पोजिशन का मतलब क्या, सो कॉम्पोजिशन का मतलब जैसे मेल एंड फीमेल रेशियोज, चिल्ड्रन रेशियो, ओल्ड पीपल रेशियोज। सो अगर मान लेते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में किड्स अगर ज्यादा है, ठीक है, किड्स अगर ज्यादा है, बच्चे अगर ज्यादा है, सो किड्स रिलेटेड प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। किड्स अगर ज्यादा हैं तो किड्स रिलेटेड प्रोडक्ट जो है उसका जैसे टॉय हो गया, है ना, छोटे बच्चों के कपड़े हो गए, इन सभी का डिमांड बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर मान लेते हैं किसी एरिया में ओल्ड पीपल अगर ज्यादा है, सो मेडिसिन शॉप ज्यादा होगा, मेडिसिन का डिमांड बढ़ेगा ज्यादा। ठीक है, ओल्ड प्रोडक्ट पीपल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे उनका डिमांड्स बढ़ जाएगा। सो साइज और कॉम्पोजिशन से भी डिपेंड करता है हमारा डिमांड। नेक्स्ट है सीजन एंड वेदर, और ये मार्केट डिमांड पूरे पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है। सीजन एंड वेदर, अगर मान लेते हैं हम जैसे सीजन चेंज हुआ, वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है, रेनी सीजन आया, तो पूरा मार्केट में क्या होगा, रेनकोट का, फिर अम्ब्रेला का, इन सभी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर सीजन नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा मार्केट का डिमांड घट जाएगा उन सभी प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन उस एरिया में क्या है, उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया का अगर बात किया जाए तो अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवन है, ठीक है, जैसे रिच और पुअर, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन मार्केट डिमांड विल रिमेन एट लोअर लेवल, लोअर लेवल पे रहेगा। ठीक है, कि बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा पुअर है। सो इफ द इनकम ऑफ द country is equitable distributed then market demand of the commodities will be more। इनकम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा। इनकम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आपने मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड समझ लिया और फैक्टर्स देख लिए तो उसी से रिलेटेड है। अब डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, it shows the functional relationship between quantity demand for a particular commodity and the factors influencing it। so demand function का मतलब क्या है, एक रिलेशन है पर्टिकुलर, जो हम लोग फंक्शनल रिलेशन देखने वाले हैं कि डिमांड किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, उसी को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमने मेंशन कर दिया, लिख दिया, तो डिमांड फंक्शन हो जाता है। तो डिमांड फंक्शन भी दो तरह का होगा, एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा मार्केट डिमांड फंक्शन। So individual demand function क्या हो गया, it is a functional relationship between individual demand and the factors influencing it। So individual demand में क्या हो गया कि individual demand function में क्या हो गया कि individual demand कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है, उसी के बारे में, उसी का फंक्शनल रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो जैसे DX कोई एक कॉमोडिटी है, उसका इंडिविजुअल डिमांड कौन कौन से चीज़ों से अफेक्ट होता है। सो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी PX, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स PR, Y income, T taste and preference of consumers, F future expectation of price in future। नेक्स्ट वही मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड में हमने क्या बात किया कि मार्केट डिमांड में क्या आएगा, इंडिविजुअल का जितना चीज था वो तो आएगा ही आएगा, और प्लस मार्केट में जो फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे। सो ये फंक्शनल रिलेशनशिप है मार्केट डिमांड और उसके फैक्टर्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो तो क्या क्या है इसमें, dx is equals to f, और कौन कौन से चीज़ों से, सो प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इतना तो इंडिविजुअल में भी था। और क्या आया PO, सो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर S, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम D। अब यहाँ पे आ गया डिमांड शेड्यूल। सो देखो शेड्यूल वर्ड जहां जहां पे आएगा, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, है ना, ये टेबुलर फॉर्मेट में जब हम लोग मेंशन करेंगे उसे शेड्यूल कहा जाता है, और उसी को ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे तो उसे कर्व कहा जाता है। ठीक है, सो डिमांड शेड्यूल क्या हो गया, टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो डिमांड जब हम लोग यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में पढ़ते हैं, स्टेटमेंट में पढ़ते हैं कि अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज जो परचेस की जा रही है वो डिमांड शेड्यूल हुआ। फिर से डिमांड शेड्यूल दो तरीके का हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जब इंडिविजुअल डिमांड को
टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग मेंशन करेंगे। सो वो हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखो इंडिविजुअल डिमांड में क्या था, व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, ठीक है। सो एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग कमोडिटीज का क्वांटिटीज परचेज करना चाह रहा था, तो उसे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कहते थे। सो ये पूरा प्रॉपर डिमांड है। और इसी डिमांड में अब जैसे क्वांटिटी डिमांड भी आप समझ लो कि अब एक लेवल का अगर देखा जाए, जैसे 5 रुपए पे एक कमोडिटी परचेज करना चाह रहा है, ये हो गया क्या, क्वांटिटी डिमांड। और ये सभी को अगर हम लोग मिला दें तो ये सभी क्या हो जाएगा, डिमांड हो गए, सभी डिमांड हो गए, ठीक है। सो डिमांड इंक्लूड्स क्वांटिटी डिमांडेड, इसको भी आप ये भी कह सकते हो। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आपने होप सो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हो गया कि जितने भी कंज्यूमर थे सभी अब अलग अलग प्राइसेस पे परचेस करना चाह रहे हैं, अलग अलग मतलब एक कमोडिटी को अलग अलग प्राइसेस पे परचेस करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसी को टेबुलर फॉर्मेट में हम लोगों ने मेंशन कर दिया है, तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया, ठीक है। जैसे प्राइस दिया हुआ है, अब ये इंडिविजुअल डिमांड है, ये हाउस होल्ड ए का, ये बी का, उसी तरह से दोनों को जोड़ दिया हमने तो ए और बी का इतना हो गया, मार्केट डिमांड हो गया, है ना। जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे सभी को सम कर देंगे तो मार्केट डिमांड हो गया। और इसी को ग्राफिकली जब हम लोग प्लॉट करते हैं सो वो क्या बन जाता है, हमारा कर्व बन जाता है। इसी को ग्राफिकली अगर हम प्लॉट कर देते हैं, यानी कि डिमांड शेड्यूल को जब ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे तो वो डिमांड कर्व हो जाएगा। उसमें भी हमारा दो तरह का रहेगा, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व रहेगा और एक मार्केट डिमांड कर्व रहेगा, ठीक है। तो ये कर्व किस तरह का रहेगा ये देख लो आप, ये हो गया। सो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व है और ये मार्केट डिमांड कर्व है। सो ऊपर में शेड्यूल देखा आपने, उसी शेड्यूल का यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कर्व। सो फर्स्ट वीडियो में हमने यही देखा, यहाँ यहीं तक हम लोग रखते हैं। ये चैप्टर में और भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून, और आपको डिस्क्रिप्शन के थ्रू ये सभी चीज़ें जानकारी मिलते भी रहेंगी, टाइम टू टाइम आपको ये जानकारी मिलते रहे, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप ये मेंशन कर सकते हो, कोई भी क्वेरी या कोई टॉपिक आपको पढ़ना होगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।